Hi everyone, welcome to किपन एजुकेशन चैनल। सो HP TGT कमीशन 25 के लिए जो हमने अपनी प्रेपरेशन सीरीज स्टार्ट करी हुई है, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। दैट इज़ योर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, क्या है हमारे पास? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो जो अभी मैंने जो रेगुलरली वीडियोस देखते हैं तो उनको आइडिया होगा कि मैंने जो स्टार्ट करा है चैनल पे अपना इनऑर्गेनिक सेक्शन पे फोकस करा है कि उसको मैं पहले कल कंप्लीट करवा दूँ। तो मेरा मेन मोटिव ये है, क्योंकि इसमें 3 पार्ट होता है, तो आप इस पार्ट को पहले कर लो ताकि टाइम टू टाइम आप इन चीज़ों को रिवाइज़ करते रहो। ठीक है, इसीलिए मैंने इनऑर्गेनिक को पहले करा है। आपका ये कोऑर्डिनेशन हो गया। इसके बाद अगर मैं इनऑर्गेनिक की बात करूँ, इनऑर्गेनिक का आपका कोई चैप्टर नहीं बचता। 11th-12th के हमने कोऑर्डिनेशन के इनऑर्गेनिक पार्ट आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, तो इसके बाद अगर मैं बात करूँ इनऑर्गेनिक का SPD, एक हाइड्रोजन चैप्टर बचता है। हाँ, हाइड्रोजन चैप्टर, इसके बाद हम वो कर लेंगे। 11th क्लास का हाइड्रोजन चैप्टर वो कर लेंगे। उसके बाद आपकी इनऑर्गेनिक ख़त्म है, फिर मैं फिजिकल करवाऊँगी। ठीक है, फिजिकल के बाद फिर हम अपने ऑर्गेनिक पे प्रोसीड करेंगे। राइट, तो जो ये चैप्टर है, अगर मैं बात करूँ इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की, ठीक है, किसकी बात करूँ, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की, कितने क्वेश्चन आए हैं। तो अगर मैं नॉन मेडिकल की बात करूँ 2014 से लेकर के 2020 तक, ठीक है, मैंने मेडिकल का पेपर देखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं देखा है, बट मैंने इसके क्वेश्चन से मतलब पर्टिकुलरली मेरे को क्वेश्चंस मैंने अभी नहीं देखे इस चैप्टर से, बट मैंने नॉन मेडिकल को एनालिसिस करा तो सिर्फ और सिर्फ 5 to 6 क्वेश्चन आए हुए हैं। एक पेपर में 4 क्वेश्चन आए हुए हैं, जो आपका 16 का पेपर है। बीच बीच में पेपर में किसी में क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, किसी में आया हुआ है। तो ये चैप्टर अपने आप से एक तरह से आप बोल सकते हो इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मतलब जब आपके साथ आपका सारा सिलेबस हो जाएगा तो इस क्वेश्चन चैप्टर को छोड़ सकते हो। बट एक बात यहाँ पे ये है कि जो ये चैप्टर है ना, वैसे ये छोड़ने वाला चैप्टर नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? बिकॉज इसमें ना 1 या 2 टॉपिक है आपके पास, 1 या 2 टॉपिक है, उन्हीं पे घुमा फिरा के बातें हैं। तो अगर आप वो 1-2 टॉपिक सीख लोगे तो आप कोई भी क्वेश्चन आपके सामने फ्रेम होगा, आप आसानी से उसको अटेम्प्ट कर लोगे। राइट, इसीलिए फिर मैं ये चैप्टर करवा रही हूँ आपके साथ। मेडिकल का पेपर है, उसको भी मैं एनालिसिस कर लूँगी जब आपके PYQ करवाए जाएंगे। डी ब्लॉक के मैंने PYQ नहीं करवाए क्योंकि उस पर भी थोड़े से क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं कोऑर्डिनेशन और डी ब्लॉक के कंबाइंड PYQ आपको करवाऊँगी। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही अराइज होता है दैट व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो क्या होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो हमने एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ा था। ठीक है, उसी के ऊपर है ये। दूस कंपाउंड विच आर द फॉर्म्ड बाय द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कि इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है बिटवीन सेंट्रल मेटल के बीच में एंड सम नेगेटिव और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के बीच में। मतलब कि देखो, हमारी जो मेटल्स होती है ना, अगर मैं बात करूँ हमारी जो मेटल्स होती हैं, ठीक है, मेटल्स, हमारे पास जो मेटल्स होती हैं, मेटल्स वो क्या होती हैं, हमारी मेटल्स होती है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट्स। ठीक है, मेटल्स कैसी होती है हमारी? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, उनके पास नहीं होते हैं इलेक्ट्रॉन। जनरली यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट वाली मेटल्स आती हैं हमारे पास, जो भी डी ब्लॉक में है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास सेंट्रल एटम और जो नेगेटिव आयन है, ठीक है, नेगेटिव आयन या फिर न्यूट्रल हमारे पास लाइक वाटर, जिनके ऊपर लोन पेयर होते हैं। ठीक है, तो इनके पास है इलेक्ट्रॉन्स और मेटल्स के पास है क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। तो ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। अब क्योंकि मेटल के पास तो इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कोई शेयरिंग नहीं होती है। शेयरिंग जो करता है वो एक ही एटम करता है, मतलब जो हमारा नेगेटिव और न्यूट्रल एटम है वो करते हैं। तो हमारा जो बॉन्ड है वो ऐसा फॉर्म होता है, ऐसा। तो ऐसी शेयरिंग जब बॉन्ड फॉर्म होता है, शेयरिंग मतलब ऐसा बॉन्ड जो शेयरिंग से फॉर्म होता है, बट उसमें एक ही टाइप के एटम जो है वो शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, उसको हम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात बोली गई है, दूस कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय द कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम विद सम नेगेटिव और न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, देखो इसमें, ये हमारा मेटल एटम है और ये हमारा क्या है, जो हमारे पास नेगेटिव मॉलिक्यूल होगा, कुछ भी हो सकता है। ये हम देखते हैं इस नेगेटिव मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है जो वो डी ब्लॉक से होती है। ठीक है, ये लीगेंड्स है, लीगेंड बोलते हैं वैसे इसको, क्या बोला जाता है? इसको लीगेंड बोला जाता है हमारे पास। ठीक है, लीगेंड बोला जाता है इसको। तो इसमें क्या लिखा गया है? ये जो लीगेंड है, ये लीगेंड लिखा गया है। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम हमारी डी ब्लॉक से होती है, और यहाँ पे एन का मतलब है नंबर ऑफ लीगेंड्स, एक से ज़्यादा लीगेंड्स हमारे पास प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है ये बनाया हुआ है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लीगेंड ने मेटल को इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, दैट्स वाई यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड आया हुआ है। ठीक है, उसमें क्या है कि जब हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड दिखते कैसे हैं, तो उसमें यहाँ पे आगे भी कुछ लिखा होता है, तो उसको बोला जाता है काउंटर आयन, जो कि मेटल आयन होता है। उसके बाद यहाँ पे पीछे भी होता है, तो इसको बोला जाता है काउंटर आयन, ये भी काउंटर आयन। यहाँ पे पॉजिटिव
नेगेटिवली जो नेचर के होते हैं, लाइक जो मेटल्स होते हैं लाइक पोटाशियम, सोडियम, ये होते हैं यहाँ पे ज़्यादातर, तो इनको काउंटर आयन बोलते हैं। और यहाँ पे भी इनमें नेगेटिवली चार्ज, जैसे लाइक क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, सल्फेट हो गया, वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे चले, कुछ एक एंटिटीज़ हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो एंटिटीज़ क्या है कि ऐसे हमारी स्क्वायर ब्रैकेट्स होती है, जैसे मैं ऐसे लिख दूँ, आपने देखा होगा FE, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया FeCN 6 टाइम, यहाँ पे लेट से मैंने 2 नेगेटिव लगा दिया, ठीक है, 2 नेगेटिव, या हाँ 2 नेगेटिव लगा देते हैं, तो ये मैंने लिख दिया। तो ये मैंने स्फीयर के अंदर लिखा हुआ है, तो जो स्फीयर के अंदर है उसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो सेंट्रल मेटल एटम एंड लीगेंड आर इनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, कि जो एक सेंट्रल मेटल एटम होता है और लीगेंड को आगे डिटेल में देखते हैं कि लीगेंड है क्या। लीगेंड जो मेटल्स को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो लीगेंड्स होते हैं, विच इज़ नोन एज अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोला जाता है या फिर कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्सेस हमारे पास 3 तरह के होते हैं, कटायनिक, अनायनिक, न्यूट्रल। कटायनिक, कटायन का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, अनायन का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज, और न्यूट्रल कोई भी चार्ज नहीं है। लाइक आपके पास ये है, ये देखो, ये हमारा जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, उसके ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है, तो ये कटायनिक कॉम्प्लेक्स। ये हमारा अनायनिक कॉम्प्लेक्स, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और ये हमारा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, कोई भी चार्ज नहीं आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स आ गया आपके पास। उसके बाद है अब हमारे सेंट्रल मेटल एटम। तो इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ सेंट्रल मेटल एटम के बारे में। सेंट्रल मेटल एटम और आयन विच हैव वेकेंड ऑर्बिटल एंड कैन एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नेगेटिव और द न्यूट्रल मॉलिक्यूल। की जो सेंट्रल मेटल एटम है उनके पास वेकेंड ऑर्बिटल्स होते हैं, तो वो एक्सेप्ट करते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नेगेटिव चार्ज। तो ये सेंट्रल मेटल एटम जो है मोस्टली हमारे पास क्या होती हैं, हमारी ये मेटल डी ब्लॉक मेटल जो होती हैं वही है, जो हमने 3D सीरीज़ में पढ़ी थी। मोस्टली 3D सीरीज़ की होती है। 3D सीरीज़ को कैसे याद करा है हमने, ST विक्रम फ्री ऑफ कॉस्ट निकल जाता है। देखो एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आपने डी ब्लॉक वाली वीडियो नहीं देखी है, कौन से एलिमेंट 3D में आते हैं, उनका एटॉमिक नंबर क्या है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक, जनरली स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको नहीं लिखनी आती, तो ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। ये चैप्टर जो है आपको समझ में नहीं आएगा, पूरी वीडियो नहीं देखनी है डी ब्लॉक की, तो एटलीस्ट ये देख के आओ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, तभी आपको ये चैप्टर जो है वो समझ में आएगा, ठीक है, तभी आपको ये चैप्टर जो है वो समझ में आएगा। अब आ रही है मेन बारी हमारे पास यहाँ पे लिगेंड्स की। किसकी आ रही है, नाउ लिगेंड। दीज आर द नेगेटिव, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। नेगेटिव लाइक हमारा OH नेगेटिव हो गया, CN नेगेटिव हो गया, Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, आगे हम एग्जाम्पल देखें। न्यूट्रल हमारा वाटर हो गया, न्यूट्रल वाटर हो गया हमारे पास, या अमोनिया हो गया, ठीक है। आगे हम देखेंगे न्यूट्रल लिगेंड्स कौन से, विच कैन डोनेट इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, जो अपने लोन पेयर डोनेट करते हैं किसको, सेंट्रल मेटल एटम को, टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज कॉल्ड लिगेंड्स। बिकॉज लीगेंड जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है डोनेट करता है, तो वो कैसे बिहेव करता है, एज अ लुईस बेस, ठीक है। क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है लीगेंड कैसे बिहेव करता है, एज अ लुईस बेस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अ स्पेशल टाइप ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड विच इन विच द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन एटम शेयर ऑफ बोथ बॉन्डेड एटम्स। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ऑल्सो नोन एज अ डेटिव बॉन्ड, उसको डेटिव बॉन्ड भी बोला जाता है। तो ये है जब हमारे पास सिंपल हमारा कोवलेंट बॉन्ड बनता है AA। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम दे रहा है, तो हम ऐसे लिखते हैं डोनर एटम एंड देन एक्सेप्टर एटम। डोनर एटम इज लुईस बेस, जो कि यहाँ पे हमारा लिगेंड, जो कि हमारा लिगेंड, और ये लुईस एसिड जो कि मेटल है, हमारी सेंट्रल मेटल एटम। क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम कैसे एक्ट करती है, लुईस एसिड, लुईस बेस, बोथ एंड नन ऑफ दिस। तो लुईस एसिड और लिगेंड जो है वो लुईस बेस एक्ट करता है, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे इन्होंने इसको रिप्रेजेंट करा हुआ है कि ऐसे हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स देखने में मिलता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स यहाँ पे मेटल है, यहाँ पे लिगेंड है, नंबर ऑफ लिगेंड्स हो सकते हैं। तो सेंट्रल मेटल एटम एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको लुईस एसिड बोला जाता है। फिर हमने लिखा हुआ है कि लिगेंड जो डोनेट करता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हमने लुईस बेस बोला है, ठीक है। देखो एक बात मैं आपको बोलूँ कि आपको मतलब जो ये चैप्टर्स की वीडियो वो काफ़ी जगह से मिल सकती है, आप कर सकते हो, बट एक होता है ना कि हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है। हार्डवर्क इज़ नॉट सफिशिएंट इन टुडे टाइम, ठीक है। तो हार्डवर्क अकेला हार्डवर्क नहीं है, हार्डवर्क के साथ आपको स्मार्ट वर्क चाहिए। तो हमें स्मार्ट वर्क करना है कि चैप्टर तो करना है, बट चैप्टर में हमें वही सारी पॉइंट्स पे ध्यान देना जहाँ से PYQ आ रहा है, क्योंकि आपको और भी सिलेबस है, फिजिक्स भी है। लाइक मैं नॉन मेडिकल की बात करूँ, फिजिक्स है आपका, केमिस्ट्री हम कर रहे हैं, मैथ्स है, उसके बाद आपके
CDP है मतलब जो आपने बीएड में कर रखा है, उसके बाद रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ वो, ठीक है। तो आपको ज़्यादा डेप्थ में वो क्वेश्चन नहीं लेके जाएंगे, ठीक है, ज़्यादा डेप्थ में वो क्वेश्चंस नहीं लेके जाएंगे जितना मैंने पेपर को एनालिसिस करा है। तो हमें उतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप कहीं और से देख रहे हो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ देखना है देख लो, ठीक है, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप वहाँ से देख के आपको एक ही चैप्टर में इतनी सारी चीज़ें करवाई जाएंगी जिसकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जनरली जो यूट्यूब पे इन चैप्टर्स के लिए क्या होता है कि जेई और नीट में भी ये सारा होता है ना आपका 11th 12th का सिर्फ, तो वो तो बहुत ज़्यादा एडवांस में करवाया जाता है। वहाँ के क्वेश्चन और TGT के लेवल के क्वेश्चन का जो लेवल है ना वो अलग अलग है, ठीक है। देखना चाहते हो, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, देख सकते हो, बट एक चीज़ है कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। आपने एक ही सब्जेक्ट नहीं करना, अगर तो आपने केमिस्ट्री में ही करना होता फिर तो आप जितना डिटेल में देख सकते थे उतना डिटेल में आपको देखना था, बट आपको साथ में अपने और सब्जेक्ट भी चलाने हैं, तो इसमें ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको वैसे ही करवाया हुआ, मेनली फोकस NCERT पे कर रही हूँ। जितने मैंने पेपर्स को एनालिसिस करा है NCERT के क्वेश्चन ही मैंने देखे हैं, दैट्स वाई मैं उसी पे ही फोकस कर रही हूँ आपका, ठीक है। अब आता है मेन हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स की। जो लिगेंड्स है वो हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं। तो लिगेंड जो है वो डेंसिटी पे डिपेंड करता है, दैट इज़ टोटल नंबर ऑफ ए donor atoms in a ligand or a total number of a sites through which a ligand is attached to central metal atom, ठीक है। तो डेंसिटी क्या होती है कि जो एक लीगेंड है हमारे पास, जो लीगेंड है उसमें कितने डोनर एटम है, एक ही लीगेंड में कितने डोनर एटम है, उसके अकॉर्डिंग हम बोलते हैं कि वो कैसा डेंटेड लीगेंड है। एक होगा तो मोनोडेंटेड बोलेंगे, 2 एटम होंगे एक ही लीगेंड में तो बाइडेंटेड बोलेंगे, एक ही लीगेंड में 3 एटम डोनेट कर रहे होंगे ट्राइडेंटेड, ऐसे पॉलीडेंटेड होते हैं हमारे पास। देखो पहले हमारा आ रहा है मोनोडेंटेड लिगेंड, ठीक है। कौन से आ रहे हैं? मोनोडेंटेड लिगेंड। दीज लिगेंड्स विच आर अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल एटम फॉर्म वन साइट। दूज लिगेंड विच हैव ओनली वन डोनर एटम, सिर्फ एक ही डोनर एटम होता है। नेगेटिव लिगेंड और ये न्यूट्रल लिगेंड। नेगेटिव लिगेंड हमारे जनरली जो यहाँ पे हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट है ना वही नेगेटिव की तरह एक्ट करते हैं। देखो क्लोरीन, ब्रोमीन, OH नेगेटिव, Cn नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, ये हमारे क्या है? मोनोडेंटेड नेगेटिव लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड है वाटर, क्योंकि कंपाउंड है तो कंपाउंड है वो स्टेबल होते हैं, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, तो वाटर इज अ न्यूट्रल लिगेंड। NH3 इज अ न्यूट्रल लिगेंड। PPH3, पीएच का मतलब है यहाँ पे फिनाइल रिंग लगी हुई है, इसके साथ फिनाइल रिंग मतलब बेंजीन रिंग लगी हुई है, ठीक है। ये मतलब यहाँ पे फॉस्फोरस है, उसके साथ ऐसे ऐसे करके 3 फिनाइल रिंग्स लगी हुई हैं। यहाँ पे 3 फिनाइल्स रिंग लगी हुई है, इसके ऊपर लोन पेयर, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब हम चलते हैं बाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड या कई इसको डाइडेंटेड लिगेंड भी बोल देते हैं। दूज लिगेंड विच हैव 2 डोनर एटम्स, दूज लिगेंड विच कैन डोनेट 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट अ टाइम, एक ही टाइम पे, ठीक है, जिसमें 2 साइड्स होती हैं हमारे पास। ये इंपॉर्टेंट है बाइलेगेंड, इनको बाइडेंटेड, इनको अच्छे से दिमाग में रखना है। पहला है आपका ऑक्सिलेटो, ठीक है। कौन सा है ऑक्सिलेटो? ऑक्सैलिक एसिड से बनता है। ऑक्सैलिक एसिड होता है COH, ये हमारा ऑक्सैलिक एसिड होता है। तो जब ये HH चला जाता है, इसके ऊपर भी नेगेटिव, इसके ऊपर भी नेगेटिव, तो एक टाइम पे ये भी मेटल को इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, ये भी दे सकता है, तो एक टाइम पे 2 एटम डोनेट कर रहे हैं, इसीलिए बाइडेंटेड। इथेन 1,2 डायमीन, इन ये न्यूट्रल लिगेंड है। इथेन 1,2 डायमीन, इथेन का मतलब होता है 2 कार्बन और डायमीन मतलब NH2 लगा हुआ है, तो ये स्ट्रक्चर आ गया NH2, इन लिखते हैं इसको, ठीक है। ऑक्सिलेटो ऐसे लिखते हैं। ऑक्सिलेटो को C2O4 2 नेगेटिव करके भी लिखा जाता है। उसके बाद है हमारे पास ग्लाइसिनेट, ठीक है। ग्लाइसिनेट, ये हमारे पास ग्लाइसिनेट में क्या होता है, एक तरफ NH2 है, एक तरफ COO है, यहाँ पे नेगेटिव से और यहाँ से हमारे पास लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने दिमाग में रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड। दूज लिगेंड विच है मोर देन 2 डोनर एटम, फॉर एग्जांपल EDT को दिमाग में रखना है। इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन। देखो इथिलीन डायमीन, इथिलीन मतलब 2 कार्बन, इथिलीन डायमीन मतलब यहाँ पे भी अमीन, यहाँ पे भी अमीन। इथिलीन डायमीन हो गया टेट्रा एसिटिक एसिड, टेट्रा मतलब 4 एसिटिक, तो एसिटिक एसिड CH3COH होता है ना हमारे पास, ये CH2COH, क्योंकि एक इधर बॉन्ड है एक इधर बॉन्ड है तो 2 ही हाइड्रोजन आएंगे। अब देखो इसमें 6 एटम कौन कौन से हैं, एक ये 2, 3, 4 और यहाँ से ये, तो एक ही टाइम पे 6 एटम है इसके पास जो डोनेट करते हैं, दैट्स वाई इसको क्या बोला जाता है? हेक्साडेंटेड लिगेंड। इसको याद रखना है अपना EDTA, ठीक है। कौन सा लिगेंड है ये? हेक्साडेंटेड लिगेंड EDTA, जो एक टाइम पे 6 एटम्स के थ्रू, जिसमें 6 साइड्स होती हैं, राइट। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एम्बीडेंटेड लिगेंड, इसको आपने याद रखना है। एम्बीडेंटेड डूज लिगेंड विच हैव 2 डोनर एटम। अगर इसमें 2 डोनर एटम है, इसको बाइडेंटेड क्यों नहीं बोला जाता? कुछ एक स्पेशलिटी है इसमें। दूज लिगेंड विच हैव 2 डोनर एटम बट दे ओनली 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड एट अ टाइम।
एक टाइम में एक ही साइड से डोनेट करता है, दैट इज़ दे बिहेव एज अ मोनोडेंटेड। मतलब कि इसके पास दो, हम बोल सकते हैं इसके पास दो साइड्स है डोनेट करने की, पर एक टाइम में एक ही देता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे है साइनो, साइनो इज़ CN नेगेटिव, यहाँ पे CN क्या होता है, इसके ऊपर नेगेटिव है तो ये दे सकता है एक टाइम पे, इसके ऊपर लोन पेयर है तो ये भी दे सकता है, बट एक टाइम पे एक ही देता है, इसलिए एम्बीडेंटेड लिगेंड। ठीक है, आइसोसाइन NC नेगेटिव, N के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये बन जाता है आइसोसाइनाइड जो मैंने बोला अभी। थायोसाइन SCN, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, ये हमारे पास ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, ये कम ही दिखता है। देखो ये हमारे पास जब भी हमारे पास सल्फ़र आ गया तो सल्फ़र के लिए थायो वर्ड यूज़ होता है, थायोसाइनो, यहाँ पे N के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और ये आइसोथायोसाइनो। ठीक है, आइसोथायोसाइनो NCS, यहाँ पे सल्फ़र डोनेट कर रहा है। नाइट्रेटो NO2, इसको नाइट्रेटो N बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है, मतलब जो डोनेशन हो रही है वो N से हो रही है, इसको बोलते हैं नाइट्रेटो O। यहाँ पे जो डोनेशन हो रही है वो O से होती है, O इज़ डोनर एटम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एम्बीडेंटेड लिगेंड, इसका आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, एम्बीडेंटेड लिगेंड, राइट। तो यहाँ पे एक और स्पेशल टाइप का लिगेंड बचता है हमारे पास, तो वो भी हम देखेंगे। ठीक है, दैट इज़ योर चिलेटिंग लिगेंड, और इसके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिला है। दूस बाइडेंटेड पॉलीडेंटेड लिगेंड, मतलब वो ये बाइडेंटेड होते हैं या फिर पॉलीडेंटेड लिगेंड होते हैं, जब सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच होते हैं और रिंग बना देते हैं, तो उसको बोला जाता है चिलेटिंग लिगेंड। क्या बोला जाता है, चिलेटिंग लिगेंड। सच लिगेंड्स आर कॉल्ड चिलेटिंग लिगेंड्स, सच कॉम्प्लेक्स, उन कॉम्प्लेक्सेस को चिलेट्स बोला जाता है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज अ चिलेशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज अ चिलेशन। अब देखो जैसे यहाँ पे ये ईन वही था ना, ऐसे करके यहाँ पे NH2, ऐसे करके यहाँ पे NH2, ठीक है, तो यहाँ से भी देगा, यहाँ से भी देगा, देखो यहाँ से भी दे रहा है, यहाँ से भी दे रहा है, तो ये देखो ये जो चीज़ है ये आपकी ऐसे रिंग बन रही है। ठीक है, यहाँ पे करके ऐसे करके ऐसे करके ये क्या बन रही है आपकी 5 मेंबर रिंग, तो इसमें रिंग बन रही है, तो एक ऐसा लिगेंड हुआ हमारा चिलेटिंग लिगेंड, और इस प्रोसेस को बोला जाता है चिलेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। तो हमने क्या देखा कि अब हमने ये टाइप्स ऑफ लिगेंड्स तो पढ़ लिए कि हमारे पास ये लिगेंड्स, अब इनकी नेमिंग भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेमिंग के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो लिगेंड्स हमारे पास अनायनिक होते हैं, लिगेंड्स हमारे पास न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, क्योंकि लिगेंड जो है अनायनिक होते हैं और न्यूट्रल होते हैं। देखो जितने भी अनायनिक लिगेंड है ये हमारे पास अनायनिक, जो जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रेटो, ओ नाइट्रेटो, साइनो, आइसोसाइनो, थायोसाइनो, आइसोथाइसाइनो, OH, ये सारे इनके पीछे O लगेगा। देखो फ्लोरिडो, क्लोरिडो, ब्रोमिडो, आइडो, नाइट्रेटो N, क्योंकि N से नाइट्रेटो O, साइनो, आइसोसाइनो, थायोसाइनो, आइसोथायोसाइनो, हाइड्रोक्सो एसीटेटो, अमीडो, नाइट्रेटो, सल्फेटो एंड कार्बेटो एंड इमिडो। देखो ये क्या है हमारे पास, सबसे पहले आएगा हमारा एक NH3 है, वो न्यूट्रल लिगेंड है, उसको बोला जाता है अमाइन। ठीक है, क्योंकि अमोनिया स्टेबल प्रोडक्ट है, उसको बोला जाता है अमाइन। अब एक NH2 नेगेटिव है हमारे पास, NH2 नेगेटिव, ये देख रहे हो आप, इसको बोला जाता है अमीडो, इसको क्या बोला जाता है, अमीडो। उसके बाद एक लास्ट में आता है NH2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, तो इसको बोला जाता है इमिडो। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, अमीडो। उसके बाद ये देखो ये न्यूट्रल लिगेंड अमाइन। अब आपको पता होगा एक अमाइन फंक्शनल ग्रुप भी होता है, उसमें AMINE। अब इसको उससे डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे डबल M लगाया जाता है। वाटर को एक्वा बोला जाता है, CO इज कार्बोनिल, और थायोकार्बोनिल, नाइट्रोजोलो, थायोनाइल, फॉस्फीन, ट्राइफेनाइल, फॉस्फीन, पिरिडीन, ये सारे न्यूट्रल लिगेंड आपके पास। ठीक है, ये कैसे लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है। उसके बाद ये बाइडेंटेड लिगेंड, तीनों जो मैंने बताए थे बाइडेंटेड, ऑक्सिलेटो, ईन है आपके पास, और ये ग्लाइसिनेटो। ठीक है, अब आप इनके ऊपर देख सकते हो कि इनके ऊपर जो अनायनिक है इनके ऊपर चार्ज होता है -1। अब इसके ऊपर देखो ऑक्सिलेटो के ऊपर है -2 चार्ज, क्योंकि एक यहाँ से आ गया एक यहाँ से। सेम अगर मैं बात करूँ इसकी ग्लाइसिनेटो की, तो ग्लाइसिनेटो के ऊपर -1 चार्ज है, ये कोई चार्ज नहीं है इसका। ठीक है, इसके ऊपर -1 चार्ज है। उसके बाद मैं इथिलीन डायमीन की बात करूँ तो ये हमारा न्यूट्रल लिगेंड है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इन तीनों को आपने दिमाग में रखना है, बाकी तो हमारे याद रह जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में हमें कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, क्या करना होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो मेनली आपको याद रखना एक CN, CO, ईन, ऑक्सिलेटो, CO4, वाटर। ठीक है, वाटर, NH3। देखो CN पे -1 चार्ज होता है, CO पे तो 0 हो गया, इन पे भी 0 हो गया, ऑक्सिलेटो पे -2 होता है, इन पे भी 0 हो गया हमारे पास। ठीक है, बाकी क्लोरिडो, ब्रोमिडो, इनके ऊपर आपको पता ही है कि आपके पास क्या चार्ज होता है हमारा। अगर मैं बात करूँ इट्स
-1, और NO2 भी हमारा क्या है, NO2 भी क्या हमारा नेगेटिव होता है, इसके ऊपर भी -1 चार्ज होता है, चाहे वो N से बॉन्ड बनाए चाहे वो O से बॉन्ड बनाए, तो इनके ऊपर भी -1 चार्ज होता है। ठीक है, अभी नॉमेनक्लेचर है। नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले ये देखो, अगर आपका कोई मेटल एटम है, ये आपका मतलब कोई लिगेंड है, लाइक मैंने ऐसे लिखा FeHO2 6 टाइम, ऐसे करके इसके ऊपर 2 पॉजिटिव लगा दिया, तो ये हमारा हुआ कटायनिक कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले लीगेंड की नेमिंग होती है, सबसे पहले किसकी नेमिंग होती है, लीगेंड की। तो जितने भी नंबर ऑफ लीगेंड्स हैं 1 2 3 4 5 6 होंगे तो हेक्सा लगा देंगे, 4 होंगे तो टेट्रा लगा देंगे, ऐसे। तो हेक्सा एक्वा, तो पहले लीगेंड का नेम, उसके बाद क्या होता है, फिर हमारे पास मेटल का नेम होता है, और लास्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे लीगेंड, फिर मेटल, और लास्ट में लिखी जाती है ऑक्सीडेशन स्टेट। फर्स्ट आएगी 2 आएगी, वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, बट अगर इसमें काउंटर आयन लगे हों, अगर आगे काउंटर आयन लगा है तो सबसे पहले काउंटर आयन की होगी, अगर पीछे लगा हुआ है तो उसकी सबसे लास्ट में होगी। ठीक है, बाकी ये एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेमिंग पे। अब देखो, ये हमारे पास इसका सबसे पहला काम करना होगा, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी होगी इसकी। सिल्वर की फाइंड करनी है, तो सिल्वर के ऊपर आ गया +X, प्लस में अमोनिया स्टेबल कंपाउंड, उसके ऊपर होता है 0, तो जितने मार्जी हो पैर में तो 0 आएगा। इक्वल टू, अब देखो इसके ऊपर +1 है तो इक्वल टू हम +1 कर देंगे, x + 0 = 0, x = +1, +1 तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। अब सबसे पहले लीगेंड का नाम, लीगेंड कितने 2, तो डायअमीन, डायअमीन, उसके बाद यहाँ पे सिल्वर आ गया, उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई 1, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज लगा हुआ है, तो चार्ज लगा हुआ है तो हम लगाएंगे आयन, अगर कोई चार्ज नहीं होगा फिर हम आयन नहीं लगाएंगे। सेम अब इसके ऊपर चलते हैं हम, इसके ऊपर इसकी निकालनी है हमें ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, कोबाल्ट है, कोबाल्ट को हम कंसिडर कर लेंगे x, फिर अमोनिया है, अमोनिया जितने मर्जी हो उसका 0 ही होगा, उसके बाद Cl है, Cl पे होता है -1, 2 है तो उसके साथ 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और +2, तो x + 0 तो ऐसे हो गया -2 +2, तो इसको सॉल्व करेंगे, -2 उस तरफ जाके +2 हो जाएगा, तो +2 x = क्या हो जाएगा 4, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई 4। अब इसका करना है हम नाम। तो सबसे पहले देखो, इसमें अमीन भी आ रहा है, क्या आ रहा है, अमीन भी आ रहा है, और उसके बाद क्लोरिडो भी आ रहा है, 2 टाइप्स के लिगेंड आ रहे हैं। तो अब पहले नेमिंग किसकी होगी, तो जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा उसकी नेमिंग होगी। ठीक है, तो अल्फ़ाबेटिकली पहले अमीन आ रहा है, तो 4 है, तो 4 को बोला जाता है टेट्रा, टेट्रा अमीन। क्लोरीन कितने 2, डाई क्लोरिडो, उसके बाद मेटल का नाम कोबाल्ट, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट 4, एंड देन लास्ट में आ गई हमारे पास आयन। अब एक और कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, C कैपिटल O कैपिटल, दोनों कैपिटल है तो ये लीगेंड है हमारा कार्बोनिल, तब ये एज अ लीगेंड एक्ट कर रहा है कार्बोनिल। ठीक है, C कैपिटल और O स्मॉल है तो ये हमारी मेटल है, मेटल कौन सी, कोबाल्ट। ठीक है, ये कौन सी मेटल है हमारी, कोबाल्ट। तो कई बार बच्चे उसको भी एज अ लीगेंड एक्ट करने लगते हैं कि ये भी हमारा लीगेंड ही है CO। ये CO लीगेंड नहीं है, ये CO यहाँ पे एज अ सेंट्रल मेटल एक्ट कर रही है। तो आप बताओ यहाँ पे मेटल कौन सी है, बिना मेटल के तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ही नहीं होगा, तो यही है, इनका तो पता ही है, ये तो है ही हमारे लीगेंड है। तो ये CO यहाँ पे कोबाल्ट, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम है। और कर लेते हैं, देखो अब इसका करेंगे, इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। वाटर है, वाटर की 0 आ जाएगी, क्लोरीन की -2 = में +1 है, तो सॉल्व करके ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई 3। तो नेम करेंगे यहाँ पे एक्वा, यहाँ पे क्लोरिडो, तो एक्वा पहले, टेट्रा एक्वा डाई क्लोरिडो क्रोमियम 3 आयन आ गया हमारे पास। ठीक है, क्रोमियम 3 आयन आ गया। अब जब हमारे पास ऐसे लिगेंड्स आते हैं जो बाइडेंटेड हो, ट्राइडेंटेड हो, तो उनके लिए हम टेट्रा, या फिर अगर मैं बात करूँ डाई बाई, ये यूज़ नहीं करते हैं। उनके लिए हम क्या, 2 के लिए बिस यूज़ करते हैं, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस, और 6 के लिए हेक्साकिस। इससे हमें पता चलता है कि जो लिगेंड है वो हमारे क्या है, मोनोडेंटेड से ज़्यादा है, मतलब बाइडेंटेड है, ट्राइडेंटेड। अब ये बाइडेंटेड लिगेंड आ गया, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें 3 आएगा, ट्रिस, इसका नाम होता है इथेन 1,2 डायमीन। ठीक है, ऐसे ही होता है ना, यहाँ पे लगा होता है NH2, यहाँ पे लगा होता है NH2, तो इनकी नेमिंग होगी पहले इथेन 1 और 2 पोजीशन पे क्या लगे अमीन, तो इसको डायमीन। तो ये क्या हुआ, ट्रिस इथेन 1,2 डायमीन। उसके बाद मेटल आती है कोबाल्ट, तो कोबाल्ट इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि इसकी तो 0 ही होगी, +3 आयन हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। अब देखो ये हमारा ही है PtCl6, तो Pt पहले तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट +6, Cl हमारा क्योंकि 1 होगा, -1 तो -6 ही होगा, इस तरफ -2, x = माइनस का 6 है, उस तरफ जाके प्लस का 6, तो x हमारा आ जाएगा +4, x आ जाएगा +4। तो इसका नाम हेक्सा क्लोरिडो प्लेटिनेट। अब आप बोलोगे यहाँ पे मैंने 8 क्यों लगाया मेटल के पीछे, ये एक नई चीज़ आई। देखो यहाँ पे था कोबाल्ट, क्या मैं इसके पीछे 8 लगा रही थी, नहीं,
उसके पहले मैंने क्रोमियम का एग्जांपल लगाया, क्या इसके पीछे मैंने 8 लगाया? नहीं। तो आप यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करोगे कि जब भी, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट करके आप लिखोगे, जब भी हमारा कॉम्प्लेक्स जो है, जब भी हमारा कॉम्प्लेक्स अनायनिक होगा, जब भी हमारा कॉम्प्लेक्स अनायनिक होगा तो मेटल जो होगी, मेटल, उसके नेम के पीछे क्या लगेगा? 8। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये नेमिंग के लिए। जब भी कॉम्प्लेक्स क्या होगा? अनायनिक, मतलब ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो हमारी जो मेटल होगी उसके नेमिंग में हम 8 लगाएंगे पीछे। तो हेक्साक्लोरिडो, हेक्साक्लोरिडो प्लेटिनेट, नोट प्लेटिनम नहीं लिखा मैंने, प्लेटिनेट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। ये देखो मैंने यहाँ पहले एग्जांपल करा फिर लिखा हुआ था ये, ठीक है। CuCl इंटू इसका, देखो इसका करना है, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दिया, Cu की होगी X, यहाँ पे लिखी हुई Cu की होगी X, हमारे पास क्लोरीन की -1 हो जाएगी, इन तो न्यूट्रल है तो 0 हो जाएगी। ONO, ये ONO कौन सा है हमारे पास? ONO NO2 ही है, बट ये O से वो कर रहा है, मतलब बॉन्डिंग कर रहा है, तो उस पर -1 होता है। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आ गया हमारे पास +3 आ गया। अब देखो इसमें क्लोरिडो है, ईन है, ओ नाइट्रेटो है, तो पहले क्लोरिडो ही आएगा, क्लोरिडो सिंपल है। उसके बाद 2 ईन है तो बिस आ जाएगा, इथिलीन डायमीन आ गया। उसके बाद नाइट्रेटो लिखा, नाइट्रेटो ओ कोबाल्ट लिखना ज़रूरी है। अब तो NO2 है, फिर हम N से कोबाल्ट शो नहीं करते हैं, N से कोबाल्ट शो नहीं करते। देखो इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। क्या मैंने इसके पीछे 8 लगाया? नो, क्योंकि ये कटायनिक कॉम्प्लेक्स है, 3 आयन। अब इसको देखो, सबसे पहले आपने देखा अनायनिक कॉम्प्लेक्स है, मेटल के नाम के पीछे लगेगा A। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, +2 आएगी तो हेक्सासाइनोफियरेट, ठीक है। आयरन को हम आयरन नहीं लिखते यहाँ पे, फियरेट लिखते हैं, इसका जो एक्चुअल नेम है फियरेट, 2 आयन। नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल एंड्स विद 8 इन अनायनिक कॉम्प्लेक्स और द कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग मेटल एटम। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर आपको कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स दे रखा है, देखो एक आपको दे रखा है Fe H2O6, नहीं हाँ H2O6 टाइम ऐसे कुछ कॉम्प्लेक्स दे रखा है, तो इसमें पहले जो काउंटर आयन है वो कौन सा है? मेटल, क्योंकि अगर ये मेटल है देखो इसके ऊपर कोई चार्ज आया नहीं आया, तो मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, विच मीन्स जो ये कॉम्प्लेक्स है इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। तो ये आपको खुद से समझना पड़ेगा, कई जगह तो उसने चार्ज दे रखा होगा, कई जगह नहीं दे रखा हो, तो जब भी काउंटर आयन आगे लगा हो, मेटल काउंटर आयन है, तो हमारा अनायनिक ही कॉम्प्लेक्स होता है। अनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा तो मेटल के नेम के पीछे क्या लगेगा? 8। देखो एग्जाम्पल से हो जाएगा, लाइक ये हमारे पास क्या इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज है? प्लस माइनस नहीं है, बट हम कैसे डिसाइड करेंगे? क्योंकि आगे मेटल लगी हुई, तो मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूट्रल कैसे हुआ होगा? इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, तो अनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो हमने डिसाइड कर लिया अनायनिक कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद हम इसकी निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो ये पोटाशियम है, पोटाशियम की +3, ऐसे ही आयरन की X, ये ऑक्सीलेटो है हमारा, ऑक्सीलेटो के ऊपर होता है -2, तो -6 = 0 आ जाएगा, तो X - 3 = 0, तो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी? +3। एक चीज़ आपने और याद रखनी है, जब भी आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो हमेशा ही पॉजिटिव होती है। तो इसमें देखो हमारे पास कौन कौन से लिगेंड आ रहे हैं, यहाँ पे एक ही लिगेंड है, तो ये हमारे पास बाइडेंटेड लिगेंड है। देखो पहले पोटेशियम है तो इसमें पोटाशियम आ गया, ये पोटाशियम है तो इसके साथ पोटाशियम आ गया, इसके साथ ट्रिस आएगा, क्या आएगा? एक तरह से हमारे पास ट्रिस आएगा, क्योंकि बाइडेंटेड लिगेंड है, ट्रिस ऑक्सीलेटो फियरेट। उसके बाद ये क्या, इसके पीछे मैंने आयन लिखा? नहीं, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। अब देखो एक ये एग्जांपल है, ये कैसा कॉम्प्लेक्स होगा? देखो आपके पास ये कैसा होगा, क्योंकि ये क्लोरीन है पीछे, क्लोरीन नेगेटिव नेचर का होता है, तो विच मीन्स कि इसने इसके ऊपर कौन सा चार्ज रखा होना? कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये हमारा कटायनिक कॉम्प्लेक्स हुआ। तो इसमें ट्रिस, इथाइलिन डायमीन आ गया, कोबाल्ट आ गया, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इसकी +3 आ जाएगी हमारे पास, क्लोराइड, पीछे उसको क्लोराइड। फिर हम ये नहीं लिखेंगे, जब ये एज अ काउंटर आयन एक्ट करे तो हम ये नहीं लिखेंगे ट्राईक्लोरिडो, तो हम ये नहीं लिखेंगे, सिंपल लिखेंगे क्लोराइड। तो यहाँ से इसका पता चलेगा कि जो क्लोराइड है वो यहाँ पे लीगेंड नहीं एक्ट कर रहा है, वो एज अ काउंटर आयन एक्ट कर रहा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे। अब देखो ये कई बार क्या होता है, मेटल्स के ऊपर कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती है। देखो निकल है, निकल को X मान लिया, कार्बोनिल है, कार्बोनिल के ऊपर 0 होता है, =0, तो कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है इसकी 0। तो टेट्रा कार्बोनिलो निकल यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखो ये कितना वो है, इसमें क्या क्या, इस पे 0 हो जाएगा, इस पे भी 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। अब ये नाइट्रेटो है,
नाइट्रेट है तो इस पे होता है हमारे पास -1, तो -2 कर देगा, -3 +3 आ जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बात वही आती है, देखो इसके ऊपर नेगेटिव है, तो अगर इसके ऊपर नेगेटिव है, इसने इसके ऊपर प्लस छोड़ा होना, तो एक कटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो 8 तो नहीं आएगा, मेटल के साथ 8 नहीं आएगा, छोड़ दो इसको। अब ये अमाइन है, एक्वा है, ब्रोमो है, तो सबसे पहले अमाइन ही आएगा, तो टेट्रा अमाइन, एक्वा सिंपल ही है, ब्रोमीड 2, कोबाल्ट आ गया, कोबाल्ट के साथ 3 और लास्ट में आ गया नाइट्रेट, डाइनाइट्रेट नहीं लिखेंगे हम इसको, ठीक है। तो ये भी आपके पास, अब ये क्या है कि आपको नेम दे रखा है, नेम से आपने जो ये है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बताना है। देखो हेक्सामीन मतलब कि 6 अमीन होंगे, कोबाल्ट है हमारे पास, कोबाल्ट मेटल होगा, उसके बाद अब देखो इसको सेटिस्फाइड करना है हमको। इसको कैसे सेटिस्फाइड करेंगे, हमें ऑक्सीडेशन स्टेट +3 लेके आनी है। देखो अगर मैं ऐसे लिखती कोबाल्ट NH3 6 और पीछे लिखा हुआ है सल्फेट SO4, ऐसे लिखा मैंने, लेट्स से मैं ऐसे लिखती इसको, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते। देखो अगर हम इस पे तो होता है 0, इस पे कितना होता है -2, तो -2 उधर जाके +2, तो यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है 3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है 3। तो इसके लिए हमें कुछ और करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, इन कॉम्प्लेक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेट्स से मैंने इसको 2 से कर दिया, इसको 2 से कर दिया, तो इसको भी हम किससे कर देंगे, 2 से कर देंगे, इसको भी हम किससे कर देंगे 2 से, तो फिर भी नहीं आएगा तो इसको हम 3 से कर देंगे। फिर जब हम ओवरऑल निकालेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो निकल जाएगी हमारे पास, ठीक है। उसी तरह ये है पोटाशियम ट्राई ऑक्सीलेटो क्रोमेट, तो पोटाशियम तो हमने ऐसे लिख दिया, उसके बाद ये क्रोमियम आ गया, ऑक्सीलेटो हमारे पास 3 है, तो अगर मैं उस तरफ इसको लेके जाऊँगी तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो आ रही है +3, तो हमें यहाँ से इसकी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, तो 3 लगा दिया इसके पैर में। ऐसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास, ठीक है। ये सारे ऐसे एग्जाम्पल है, आपको नेम दे रखे हैं, आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर्स को क्या है डेराइव करना है, तो ये आप देख सकते हो, ये मैंने बता दिया कैसे है, ठीक है। अब हमारा आता है आइसोमेरिज्म। देखो आइसोमेरिज्म के ऊपर अभी तक क्वेश्चन तो नहीं आया है, बट आ सकता है पेपर वाले उसमें पार्ट में, क्योंकि ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है टॉपिक, तो मैंने इसको इंक्लूड करा है यहाँ पे आइसोमेरिज्म को, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, तो मैंने इसको इंक्लूड करा है कि हम कर लेंगे इसको। अगर कोई पूछे व्हाट इज़ आइसोमेरिज्म, आइसोमर क्या होता है, आइसोमर पढ़ा तो होगा आपने केमिस्ट्री में। आइसो वर्ड का मतलब केमिस्ट्री में सेम, तो ये क्या होता है कि ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे पास कई कि जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है बट स्ट्रक्चरल डिफरेंट हो जाता है। दोज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल और स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ ए कंपाउंड्स, की जो अरेंजमेंट्स होती है कंपाउंड की वो डिफरेंट होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले आता है हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विच आर द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ये हम एग्जांपल से देखेंगे। देखो इसमें कौन कौन से आ रहे हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट और सॉल्वेट। ये ना इससे क्वेश्चन पता कैसे फ्रेम हो सकता है, आपको ना दो स्ट्रक्चर दे देंगे, वो बताओ ये कौन से आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहला है लिंकेज आइसोमेरिज्म, देखो इसका नाम ही डिसाइड कर रहा है लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो जो लिंकेज आइसोमेरिज्म है ना, इसमें हमेशा एम्बीडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट होते हैं। कौन से लिगेंड प्रेजेंट होते हैं, एम्बीडेंटेड, मतलब कि ये क्या होगा, इसमें सब कुछ सेम होगा, लिंकेज डिफरेंट होगी, लिंकेज अलग एटम से होगी, तो ये तो सेम हो, ये तो पॉसिबल हो सकता है एम्बीडेंटेड। तो इट अराइज इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग एम्बीडेंटेड लिगेंड, ठीक है। तो ये देखो ये CrCN6 3 नेगेटिव, CrNC6, यहाँ पे C के साथ बॉन्ड बन रहा है, यहाँ के N के साथ बॉन्ड रहा है, तो ये है लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, तो इट इज़ अराइज ड्यू टू द इंटरचेंज ऑफ ए लिगेंड बिटवीन कटायनिक एंड द अनायनिक एंटिटीज़, कटायनिक एंड द अनायनिक एंटिटीज़। तो ये हमारे पास अलग अलग एंटिटीज़ है। देखो इसमें क्या, यहाँ पे NH3 यहाँ पे है और CN यहाँ पे है, तो इसने यहाँ से सेकंड वाले एग्जांपल में देखो क्या लिखा हुआ है, तो CN क्रोमियम के पास चला गया और NH3 कोबाल्ट के पास चला गया। तो ये हमारे पास किसका एग्जाम्पल हुआ, ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल हुआ, ठीक है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इज आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन, तो इट अराइज व्हेन ए काउंटर आयन इन ए कॉम्प्लेक्स बिहेव एज अ पोटेंशियल लिगेंड एंड कैन डिस्प्लेस अ लिगेंड विच कैन देन बिकम द काउंटर आयन। देखो एग्जांपल से समझते हैं, ऐसा थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको। दूज कॉम्प्लेक्स विच गिव डिफ्रेंसिएशन इन द सेंस कि देखो एक ये एग्जाम्पल है, एक ये एग्जाम्पल है, क्या दोनों में लिगेंड सेम है, दोनों में लिगेंड सेम है, बट क्या है जो लिगेंड्स है, कई बार कोई लिगेंड्स अंदर है कोई बाहर है, यहाँ पे SO4 बाहर है, यहाँ पे SO4 अंदर है, तो ये हमारे पास आयनाइजेशन लिगेंड। मतलब आयनाइजेशन लिगेंड का मतलब ये हो आयंस, कि जो आयंस बनेंगे इसमें आयंस SO4 के बनेंगे, इसमें आयंस Br नेगेटिव के बनेंगे। मतलब स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट जो आयंस आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है, तो इसमें SO4 इसमें Br, मतलब कुछ भी अलग नहीं है, बट जो अरेंजमेंट्स है लिगेंड की कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वो डिफरेंट हो चुकी है, एक बार एक आ रहा है एक बार दूसरा आ रहा है, तो ये हमारे पास हो गया आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म।
उसके बाद आता है सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। सॉल्वेट को हाइड्रेट भी बोला जाता है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो दीज कॉम्प्लेक्स डिफर इन द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट एज अ लीगेंड एज अ फ्री मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब ये देखो, ये हमारे पास दोनों इसका एग्जांपल, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल लीगेंड के अंदर कितने हैं 6, यहाँ पे 5, एक आ गया बाहर। तो ये हमारा है हाइड्रेट लीगेंड और अ सॉल्वेट लीगेंड। ठीक है, हाइड्रेट लीगेंड और अ सॉल्वेट लीगेंड। उसके बाद हमारे पास कॉम्प्लेक्स आते हैं। देखो कॉम्प्लेक्स को हमने ये तो पढ़ लिया, कटायनिक होते हैं, अनायनिक होते हैं, बट एक और होते हैं हमारे पास होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स और हेट्रोलिप्टिक। तो केमिस्ट्री में होमो का मतलब क्या होता है सेम, होमो का मतलब क्या होता है सेम, और हेट्रो का मतलब क्या होता है डिफरेंट। होमो का मतलब सेम, हेट्रो का मतलब डिफरेंट। तो हमारे पास ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें सारे के सारे लीगेंड जो है वो सेम होंगे, वो होंगे होमोलिप्टिक। ऐसे लीगेंड मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीगेंड होंगे। तो एग्जाम्पल NaCl4 2 नेगेटिव। तो यहाँ पे एक ही टाइप के लीगेंड है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो अमाइन भी आ रहा है, वाटर भी आ रहा है, क्लोरीन भी आ रहा है। तो डिफरेंट टाइप्स के लीगेंड है। अगर सेम टाइप के लीगेंड्स होंगे तो होमो, डिफरेंट टाइप के होंगे तो हेट्रो। ठीक है, अब हम चलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म पर। वहाँ पे खत्म हो गया हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब आता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। देखो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब पता क्या होता है कि लाइक आपके पास ना ये स्ट्रक्चर है, देखो यहाँ पे समझाती हूँ मैं, ये आपका, ठीक है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है लेट्स से, वैसे भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म वो शो करते हैं जिसमें सारे के सारे एटम्स हमारे पास डिफरेंट होते हैं। जैसे कार्बन एटम है H, यहाँ मैंने Cl लगा दी, यहाँ मैंने Br लगा दिया, और मान लो यहाँ पे मैंने F लगा दिया। अब मैं एक स्ट्रक्चर ये ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे मैंने Cl लगा दिया, यहाँ पे मैंने F कर दिया, और यहाँ पे मैंने Br कर दिया। देखो इनके स्ट्रक्चर भी सेम ही है, एक तरह से अगर हम देखें स्ट्रक्चर भी सेम है, बट डिफरेंस क्या आ रहा है। देखो ये जो एटम्स है, यहाँ पे Br मैंने डार्क वाले पे लगाया था, यहाँ पे Br मैंने ऐसे डॉटेड लाइन पे लगाया था। ये डार्क का मतलब होता है अबव द प्लेन, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें वो प्लेनर नहीं होते मॉलिक्यूल्स। प्लेनर मतलब जैसे ये प्लेन है, इसमें पूरे प्लेन में नहीं आ रहे हैं, मतलब दो जो हैं, जैसे दो तो प्लेन में आ रहे हैं, एक ऊपर की तरफ आ रहा है इसका, एक नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसको अबव द प्लेन बोलते हैं, इसको बिलो द प्लेन बोलते हैं। तो मतलब कि जो स्पेस में ओरिएंटेशन है एटम्स की वो डिफरेंट है, बाकी सारा कुछ सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, लिंकेज भी सेम है। जैसे जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म था उसमें लिंकेज डिफरेंट थी, अलग अलग चीज़ें लिंक कर रही थी, इसमें क्या लिंकेज भी सेम है, बट जो स्पेशल अरेंजमेंट है स्पेस में वो डिफरेंट हो जाती है। Those coordination compound which are the same molecular formula but different special arrangement of a ligand, कि जो ligand है उनकी जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, वो क्या हो जाती है डिफरेंट। तो इसमें पहला जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आता है वो आता है हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, अराइजेज इन द हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। ये हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स में ही अराइज हो सकता है, होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स में नहीं आ सकता, क्योंकि होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स में सारे के सारे लिगेंड्स क्या होते हैं सेम होते हैं हमारे पास। ठीक है, ये दो तरह के होते हैं, सेम सिस और ट्रांस। देखो अगर मैं जैसे आपके पास ना ये PtCl4 का स्ट्रक्चर बनाऊँ, लेट्स से मैंने ये बनाया PtCl4 का स्ट्रक्चर, ऐसे एक PtCl4 का स्ट्रक्चर, नहीं PtCl4 का नहीं, मैंने स्ट्रक्चर बनाया PtCl2 और NH3 2 टाइम्स इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने Cl रखा, यहाँ पे मैंने Cl रखा, यहाँ पे मैंने N 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 रखा, यहाँ पे मैंने Cl रखा, यहाँ पे मैंने Cl रखा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें Cl साथ में है, तो जब हमारे पास सेम टाइप ऑफ ए लीगेंड जो है वो साथ में हो एडजेसेंट पोजीशन पे हो, तो उनको सिस बोला जाता है। जहाँ पे हमारे पास सेम टाइप्स के लीगेंड जो है वो डिफरेंट पोजीशन पे हैं, ये देखो मतलब डिफरेंट इन द सेंस की अपोजिट पोजीशन पे पड़े हुए हैं, 180 पे पड़े हुए हैं एक दूसरे से, ऐसे है ना, ऐसे एन यहाँ पे 180 से पड़े हुए, तो इनको बोला जाता है ट्रांस। सेम लीगेंड एडजेसेंट है, सेम लीगेंड अपोजिट एट पोजीशन। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो ये है, जैसे वही इन्होंने, मैंने NH3 लिया था, इन्होंने क्या ले लिया यहाँ पे Br2, यहाँ पे देखो ये Cl एडजेसेंट पोजीशन पे, साथ साथ Br एडजेसेंट पोजीशन पे, तो ये सिस Cl ये हमारे पास क्या है, हमारे ट्रांस पड़े हुए हैं। Br क्या है, ये हमारे मतलब कि अपोजिट पोजीशन पे पड़े हुए हैं, तो ये हो गए ट्रांस। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट वही जो मैंने एग्जाम्पल लिया था वही है, ये आप देख सकते हो सिस ट्रांस। ठीक है, इसमें भी सेम वैसे। अब ये 6 ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर आ गया हमारे पास, इसमें 6 टाइप के बॉन्ड है ना, क्योंकि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया ना उसका, 6 ऐसे। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे ये सेम लिगेंड है NH3 यहाँ पे Cl। तो अब इसको हम सिस बोलेंगे या ट्रांस, क्योंकि ये तो हमारे सेम है, जैसे कि ये वाले जो चारों हैं ये तो सेम है, तो इस बेसिस पे तो हम नहीं बोल सकते। बट जो ये सेम एटम है, यहाँ पे मैंने Cl रखा है, यहाँ पे मैंने Cl, तो ये Cl को मैंने क्या रखा हुआ अपोजिट, तो ये ट्रांस होगा। देखो यहाँ पे देखो ना, ये मैंने Cl को क्या रखा हुआ है यहाँ पे अपोजिट, तो ये ट्रांस है हमारा,
तो ये क्या है हमारा ट्रांस। यहाँ पे देखो ये Cl क्या रखे हुए हैं एडजेसेंट, यहाँ पे Cl क्या रखे हुए हैं एडजेसेंट, तो वो हो गए सिस। आपको स्ट्रक्चर दे सकते हैं, वो बता सकते हैं, आपको बताना कौन सा आइसोमेरिज्म है, ठीक है, सिस ट्रांस। अब इसमें भी देखो, इसमें भी देख सकते हैं हम, इसमें कैसे देख सकते हैं, इसमें देखो ये इन एडजेसेंट है, मतलब ये इन और इन इकट्ठा पड़ा हुआ है सिस, Cl साथ में पड़ा हुआ है सिस, यहाँ पे इन यहाँ पे इन यहाँ, ट्रांस पड़े हुए हैं, ट्रांस, तो ये ट्रांस हो गए, ठीक है। ऐसे एग्जांपल्स दे रखे हैं। अब हमारे पास आता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जो हमने अभी तक पढ़े वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म थे, अब आया स्टीरियो में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट मिरर इमेजेस, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस। होते तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अपने आप में बहुत कुछ होता है इसमें, बट ऑर्गेनिक में हम पढ़ेंगे इसका थोड़ा सा। बट यहाँ पे देखो आप कैसे समझ सकते हो, जिनकी डिफरेंट मिरर इमेज होती है। देखो ये एच है, ये एच ही दिखेगा, ओ है तो ओ ही दिखेगा, डब्ल्यू है तो डब्ल्यू। अब ना इसको मैं ऐसे ही, जैसे पड़ा हुआ है ना, ऐसे उठा के इसके ऊपर रख दूँ, तो ये एच ऐसे है तो इसके ऊपर एच ऐसे आ जाएगा, तो जो इसकी मिरर इमेज है वो उसके ऊपर सुपर इम्पोज हो रही है, जो इसकी मिरर इमेज है वो इसके सुपर इम्पोज हो रही है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब ये देखो ये बी है, इसकी मिरर इमेज ये है। अब मैं इसको ऐसे उठा के, मतलब ये बी कैसे बन रहा है, ऐसे 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 बी आएगा, क्या इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो रहा है, नहीं, कि इसका कर्व पार्ट इस तरफ को है, इसका कर्व पार्ट इसके ऊपर है, तो नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज आ गई। सो दीज आर द कॉमन इन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंटेन अ बाइडेंटेड लिगेंड, मतलब जहाँ पे बाइडेंटेड लिगेंड होता है उसमें ये वो होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये देखो नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, यहाँ पे सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है। तो जब भी सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस आ जाएंगी तब हम बोलेंगे ये हमारे पास हम बोलेंगे कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो देखो स्ट्रक्चर से समझते हैं, एक स्ट्रक्चर आपका ये है और दूसरा स्ट्रक्चर ये है। देखो ये इसकी मिरर इमेज है। मिरर इमेज क्या है कि जब आप ऐसे मिरर लगा देते हो तो जो ये वाला पार्ट है आगे आ जाएगा, ये वाला पार्ट उधर चला जाएगा, Cl ऊपर दिख रहा है और Cl नीचे। अब इसको यहीं से उठा के, मान लो ये दोनों पार्ट उठा के इसके ऊपर रखना है, तो Cl के ऊपर Cl आ जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, Cl के ऊपर Cl आ जाएगा, यहाँ पे Cl के, यहाँ पे ये वाला पार्ट आ जाएगा, यहाँ पे ये वाला, तो ये तो सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बन गई। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि इसमें सेम मिरर इमेज है। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में मैंने ऐसे कर दिया, तो नेक्स्ट में मैंने क्या कर दिया, Cl को इकट्ठा कर दिया, यहाँ पे इन को। अब इसकी मिरर इमेज क्या, यहाँ पे Cl आ जाएगा, ये वाला इन इधर बन जाएगा और ये Cl ऊपर ही और ये वाला इन। अब इसको उठा के इसके ऊपर रखते हैं, देखो जब मैं इसको इसके ऊपर, यहाँ तो आ जाएगा Cl, यहाँ पे क्या आ जाएगा Cl। अब ये जो Cl है वो यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे Cl है नहीं, तो नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बनी, तो इसका मतलब इसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। अब जैसे आपको ये बताया गया कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज़ नॉट पॉसिबल, NaCl4 2 नेगेटिव का तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो सभी, जब भी सारे के सारे लिगेंड सेम है तो हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे भी सभी लिगेंड सेम, मतलब जो होमोलिप्टिक है, आपका क्या बोला चाह रहा है कि जो होमोलिप्टिक है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। होमोलिप्टिक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब आप बोलोगे यहाँ तो ये भी होमोलिप्टिक है बट ये हमारा बाइडेंटेड है, ये क्या है, बाइडेंट। देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ, ऐसे ऐसे, जब इसकी मिरर इमेज है वो सुपर इम्पोज नहीं करेगी। तो इसमें आपको स्ट्रक्चर बनाने का आइडिया होना चाहिए। थोड़ा सा एडवांस लेवल का टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आई थिंक सो नहीं फ्रेम हो सकता है, बट फिर भी मैंने बता दिया आपको इनकेस अगर आता है, ठीक है। इसके बाद हमारी थ्योरीज आती है जहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। थ्योरीज, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और ये क्रिस्टल फील्ड, ये थ्योरी दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी वे से हो जाएगी। इसमें कोई वो ज़रूरत नहीं है आपको कि ये कैसे होगी, मुश्किल होगी, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ईजिली सॉल्व हो जाती है हमारे पास, ठीक है। तो चलते हैं इस पर। पहले आती है हमारे पास बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो इस थ्योरी में है क्या, वो सारी हम चीज़ें नहीं देखेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो देखेंगे। सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेशन नंबर, जो कि हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं, आपको उसका आइडिया होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे मैंने बोला था 2 ज्योमेट्रीज आएंगी, 2 ज्योमेट्री sp3 अगर हमारी sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ टेट्राहेड्रल होती है, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ स्क्वायर प्लेनर होती है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर 6, क्योंकि यहाँ पे जो ये जो हमारे कॉम्प्लेक्स है ये हमारे पास या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में चलते हैं या 6 में चलते हैं। तो 6 में भी 2 तरह की हाइब्रिडाइजेशन होंगी, d2sp3 sp3d2, दोनों ही ऑक्टाहेड्रल। सिर्फ इसमें है कि जब हमारे पास d आ जाएगा स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये लिखा हुआ है कि डी, जब इसमें अंदर वाला डी यूज़ हो रहा है तो हम इसको इनर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जब डी बाहर वाला यूज़ हो रहा है आउटर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये क्या है इनर आउटर, आगे हम देखेंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये लिखा हुआ है कि जो हमारे पास CnCO आर स्ट्रॉन्ग लिगेंड विच फोर्स अनपेयर्ड। अब ना आपको ये याद रखना है ये क्यों बोला गया है CnCO, ठीक है। Cn और CO को आपको याद रखना है, ये कैसे लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है। ये क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये थोड़ा सा याद रखना है इसको, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये पेयरिंग कर देते हैं,
तो ये क्या करते हैं, ये पेयरिंग कर देते हैं। अब इसका मतलब क्या है, बस आपको दिमाग में रखना है CnCO आर स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो ये क्या कर देते हैं, पेयरिंग कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। FeClH2O ये हमारे पास वीक लिगेंड है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो कलर कॉम्प्लेक्स होंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो कलरलेस, ये जो डी ब्लॉक वाला है सेम वही। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो पैरामैग्नेटिक, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो डायमैग्नेटिक। एग्जाम्पल से समझ लेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब देखो इसको ना, आपके पास ये कॉम्प्लेक्स है FeF6 3 नेगेटिव, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स दिया गया आपको बोला गया है कि इसका सब कुछ एक्सप्लेन करो। पेपर में तो नहीं आएगा सब कुछ, कुछ एक चीज़ पूछी जाएगी, तो मैं आपको यहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहला काम वही करना, अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट X है, फ्लोरीन कितने लगे हुए हैं 6, फ्लोरीन के ऊपर होता है -1 चार्ज और यहाँ पे है -3 चार्ज। तो इसको -6 को जब हम उस तरफ ले जाएंगे तो -3 प्लस में क्या हो जाएगा 6, -3 प्लस में 6 सॉल्व करके आ जाएगा 3। X इज इक्वल टू क्या आ गया 3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई 3। सबसे पहले हम जो आयरन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखें, मतलब एटॉमिक नंबर लिखेंगे 26। तो इसका जो वो बनेगा हमारे पास, अगर मैं इसकी वो बोलूँ कि अगर आपको बनानी है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, क्योंकि उसमें 3D में 6 होंगे और 4s में 2 होंगे, ठीक है। ऐसे तो मैंने बना दिया, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 2s 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6 1 2। अब ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रखा है Fe3 पॉजिटिव, मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं। 3 इलेक्ट्रॉन तो 2 यहाँ से जाएंगे, 1 यहाँ से चला जाएगा। इसमें कितने बचेंगे 5 बचेंगे इसमें। तो 1 2 3 4 5 ये तो हो गया खाली, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया खाली। इसके बाद यहाँ पे ये देखो ये D है, इसके बाद S आता है, फिर इसके बाद P आता है, तो ये P3 हो जाएगा। उसके बाद फर्दर D आता है हमारे पास, फर्दर क्या आता है D आता है, ठीक है। अब हमारे पास कितने कॉम्प्लेक्स है, मतलब लीगेंड कितने अच्छे, तो हमें उतने ही बॉक्स खाली चाहिए। तो सभी के सभी इसमें चाहे सिंगल हो चाहे डबल हो, तो ये वाला यूज़ हो जाएगा S, ये 3 P यूज़ हो जाएंगे। उसके बाद 2 D, तो क्या होगा हमारे पास S यूज़ हुआ, P3 यूज़ हुए, D2 यूज़ हुआ, SP3D2। तो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन बन गई, हाइब्रिडाइजेशन SP3D2 इसकी हाइब्रिडाइजेशन। ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है और ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, पैरामैग्नेटिक। कैसा कॉम्प्लेक्स है ये, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्यों, क्योंकि इसमें क्या है हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ये कलर भी देगा क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब इसी की जगह देखो, अगर मैं ये कर रही हूँ, इसी की जगह अगर मैं ये लिख रही हूँ FeCN6 3 नेगेटिव, FeCN6 3 नेगेटिव, तो इसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही आएगी। जैसे हम तो Fe3 पॉजिटिव का मैं डायरेक्ट बना रही हूँ, पहले मैंने ऐसे D बनाया, उसके बाद 4s आएगा, फिर हमें क्योंकि P की ज़रूरत पड़ेगी देन यहाँ पे D हो जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं हम 3D हो जाएगा, ये 4s होता है, उसके बाद ये 4p आता है, फिर 4D आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन इसमें 5 हैं, इसमें कितने, कोई नहीं। अब क्योंकि मैंने बोला था आपको याद रखना है, जो CN है CN वो क्या है हमारे पास, CN जो है वो स्ट्रॉन्ग लीगेंड है। CN कैसा लीगेंड है, स्ट्रॉन्ग लीगेंड है, तो वो क्या कर देगा, वो कर देगा पेयरिंग। वो क्या कर देगा, पेयरिंग, मतलब ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है उनको पेयर अप कर देगा। देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, ठीक है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो गए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन खत्म, मतलब ये बॉक्स ख़त्म हो गए। अब इसको चाहिए कितने 6, तो ये भी है इसके पास, ये भी है, 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 तो ये आउटर वाला यूज़ नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉनिक हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब ये पैरामैग्नेटिक होगा ये पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बट इतना पैरामैग्नेटिक नहीं होगा जितना Fe F6 3 नेगेटिव होगा, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा थे। बस यही है, अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो आप कुछ भी कर सकते हो। देखो वही लिखा हुआ है, हेक्साफ्लोरिडोफीरेट आपका कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। उसके बाद ये मतलब वो लिखी गई है इसकी कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली गई है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली गई है 3, तो Fe3 पॉजिटिव लिखा है, तो क्या आ जाएगा 3D5F0, तो 3D लिखा है मैंने, फिर 4s फिर 4p 4d। मैंने बोला है जितने भी 6 लगे हुए हैं तो 6 हमें खाली चाहिए, तो ये रहे 6, 1 यहाँ से, 3 यहाँ से, 2 यहाँ से, तो क्या बन गई sp3d2। वही लिखा है मैंने sp3d2 ऑक्टाहाइड्रल आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, पैरामैग्नेटिक, और कैसा होगा, कलर्ड होगा, और कैसा होगा हमारे पास, कलर्ड होगा। अब ये देखो, ये मैंने 4 वाला लिया हुआ है यहाँ पे, देखो CN को देखते ही दिमाग में क्या आना चाहिए कि CN क्या करेगा, पेयरिंग कर देगा, ये आ जाना चाहिए आपके दिमाग में, ठीक है। सबसे पहले वही ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी इसकी 2 पॉजिटिव इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s2 3d8,
ठीक है, 4s2 3d8। तो क्योंकि s में से इलेक्ट्रॉन जाना होता है इसलिए बाद में लिख देते हैं हम 3d8 4s2। तो s में से तो इलेक्ट्रॉन चला गया 0 3d8 1 2 3। देखो 3d8 को हम ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे 3d8 को, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें पेयरिंग होगी क्योंकि Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, यहाँ से इस बॉक्स को खाली कर देगा। ये देखो ये बन गई, इसमें Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड है जो कि क्या कर देगा पेयर। तो यहाँ पे एक खाली होगा DsP2, क्योंकि यहाँ पे 4 ही लिगेंड है तो 4 ही बॉक्स खाली चाहिए। तो DsP2, तो DsP2 कौन सा हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। DsP2 कौन सा हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। डायामैग्नेटिक है क्योंकि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कलरलेस होगा और इट इज़ अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। जहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है उनको हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं, ठीक है। अब देखो इसी के अलावा अगर ये क्वेश्चन होता है NiCl4 क्या था 2 नेगेटिव, ये होता है इसकी जगह NiCl4 3 नेगेटिव। तो वही हमारे पास क्या है कि 3D में 8 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, वही ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के। तो देखो क्या करना है, यहाँ पे मैंने 3D लगा दिया 1 2 3 4 5, यहाँ पे S आ जाएगा, उसके बाद P 3D8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब Cl क्या है, Cl 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ। तो Cl क्या है, वीक लिगेंड, तो वो पेयरिंग नहीं करेगा, वो इनको ऐसे ही रखेगा। तो वो ये वाला यूज़ कर लेगा, ये वाला यूज़ कर लेगा, ये वाला क्या बन जाएगी हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो sp3 ज्योमेट्री कौन सी आ जाएगी, टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री कौन सी आ जाएगी, टेट्राहेड्रल। और ये कैसा कॉम्प्लेक्स होगा, कलर्ड कॉम्प्लेक्स होगा। किसकी वजह से, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कलर्ड कॉम्प्लेक्स होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। तो ऐसे ये देखो FeH2O पॉजिटिव H2O, ये इनके एग्जाम्पल लिए हुए हैं हमारे पास, ठीक है। अब वही है यहाँ पे डायपोल मोमेंट निकालने के लिए आ जाए, अगर हमारे पास क्या आ जाए, डायपोल मोमेंट निकालने के लिए। तो डायपोल मोमेंट के लिए हमें चाहिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो n × n+2 वो निकाल दिया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बाकी ये बताया गया है इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 टू ऑक्टाहेड्रल आउटर कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक और देन इसमें क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ठीक है। ये आ जाएगा इसमें FeCN6। देखिए FeCN6 है, वही है, इसमें सब कुछ बताना है, इसका नेम हमने बता दिया। अब ये FnCN6 है, वही हमारे पास 3D ये आ जाएगा। अब इसमें क्या लगा हुआ है, देखो Cn लगा हुआ है, तो Cn क्या कर देगा, Cn कर देगा पेयरिंग 1 2 3 देन 4। तो पेयरिंग कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा और ये खाली रह जाएगा। ये मैंने करवा दिया ऐसा एग्जांपल, ये खाली, ये ऐसे, यहाँ पे P3, फिर उसके बाद D वाले कॉम्प्लेक्स भी आएंगे इसमें। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन बनेगी sp3d2, आउटर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा हमारे पास। ये कैसे कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, आउटर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। देखो यही था हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, ठीक है। क्या था हमारे पास, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की अगर मैं बात करूँ तो यही था हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, ठीक है। आई होप आपको जो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाला पार्ट है क्लियर हुआ होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आपके PYQ हैं देखने को मिले हैं वो ज़्यादातर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में से ही मिले हैं। तो इसलिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को अच्छे से करना है आपने, ठीक है। देखो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि लाइक आपके पास है FeH2O6, ठीक है। FeH2O6, यहाँ पे 2 पॉजिटिव लिख दिया उन्होंने और उसके बाद लिखा हुआ FeCN6 2 पॉजिटिव, ठीक है। CN6 2 पॉजिटिव ना 4 नेगेटिव, ऐसे कुछ कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ। तो बोला गया कि बताओ इसमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स कलर्ड होगा। तो आप क्या करोगे, इसका सब कुछ फाइंड आउट करके लेके आओगे, ये वाला कॉम्प्लेक्स कलर्ड होगा। ये वाला कॉम्प्लेक्स कलर्ड क्यों होगा, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन दे रखा होगा, ऑप्शन ए में ये आ जाएगा, बी में ये आ जाएगा, सी में क्या हो जाएगा, बोथ कर देंगे वो, डी में नन कर देंगे। तो आपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वही ज्योमेट्री बना के देखनी है, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो कलर दे देगा, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो कलर नहीं देगा हमारे पास, वो कलर नहीं देगा। अब एक बात आती है स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ठीक है। बात आती है स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स की। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा कॉम्प्लेक्स जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, लाइक आपके पास ये कॉम्प्लेक्स है NiCl4 2 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है एक, और एक है आपके पास NiCN4 2 नेगेटिव, ये वाला कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें पूछा जाए कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि सब कुछ एक तरह से क्या है हमारे पास सेम है। देखो यहाँ पे सिर्फ ये लीगेंड का फ़र्क है। तो जो स्ट्रॉन्ग लीगेंड होते हैं हमारे पास क्या होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग लीगेंड, ठीक है, जो भी स्ट्रॉन्ग लीगेंड होते हैं वो कैसे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। वो कैसे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, स्टेबल। इसको याद रखना है आपने। तो स्ट्रॉन्ग लीगेंड ये है, तो दोनों में अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा हमारे पास,
ठीक है, स्टेबिलिटी की बात की जाए तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यहाँ पे ख़त्म होती है। अब आती है आपकी वर्नर थ्योरी। ठीक है, वर्नर थ्योरी में ना दो चीज़ें आपने याद रखनी है कि प्राइमरी वैलेंसी होती है, एक सेकेंडरी वैलेंसी होती है। उसके बारे में उन्होंने बताया था, प्राइमरी वैलेंसी के बारे में और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में। देखो, प्राइमरी वैलेंसी का मतलब है कि जो भी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो प्राइमरी वैलेंसी होगी। देखो, जो एग्जामिनर है वो ये पूछने की बजाय कि क्वेश्चन ये हो सकता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ कॉम्प्लेक्स में मेटल एटम की, वो बोल सकता है कि प्राइमरी वैलेंसी बताओ। तो प्राइमरी वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों ही सेम होता है। सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म बाय द लिगेंड विद द सेंट्रल मेटल एटम, कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड जो सेंट्रल मेटल एटम है वो कितने बना रहा है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अब जैसे यहाँ पे FeCl6, ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, FeCl6 है हमारे पास। तो FeCl6 है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम अगर देखें तो हम करेंगे जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो 3 आ जाएगी, तो प्राइमरी वैलेंसी हो जाएगी 3। अब यहाँ से अगर हम देखें इसकी जो कोऑर्डिनेशन, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, FeCl6 ना ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ऐसे, तो 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 6। अब ना एक ना बच्चों को ना मिसकंसेप्शन ये होती है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है हमारे पास जितने लीगेंड होंगे, ये हो जाएगा गलत। देखो यहाँ पे तो वो सही लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे 6 लीगेंड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब यहाँ पे देखो बाइडेंटेड लीगेंड में लीगेंड कितने हैं, 3, बट कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है, 6। वो किस वजह से, क्योंकि जो बाइडेंटेड लीगेंड होते हैं, अगर मैं इनकी बात करूं, बाइडेंटेड, मैंने ईन लगा दिया, यहाँ पे मैंने ईन लगा दिया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने ईन लगा दिया, यहाँ पे ईन लगा दिया। लीगेंड तो 3 ही है बट कोऑर्डिनेशन बॉन्ड वो कितने बना रहा है, 6 बना रहा है, क्योंकि उसके पास 2 एटम है, एक टाइम पे 2 एटम डोनेट कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा, तो सेकेंडरी वैलेंसी 6 आ जाएगी। तो वेनर थ्योरी से बस आपको यही करना है, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी का। लिखा मैंने काफ़ी कुछ और भी चीज़ें हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट, बट मैंने आपको इंपॉर्टेंट करवाना है जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी का। ठीक है, चलते हैं अब आगे। अब हमारी आती है मेन, ये भी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास। क्या है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। जब मेटल और लीगेंड इंटरेक्शन करते हैं तो उनका इंटरेक्शन कैसा होता है, आयनिक इंटरेक्शन है। ठीक है, कैसा इंटरेक्शन है, आयनिक, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, लीगेंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो इससे ना एक सीरीज़ बनती है हमारे पास, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी आगे देखते हैं, एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ आती है, द अरेंजमेंट ऑफ ए वेरियस लीगेंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दैट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। मतलब कि हमारे पास एक सीरीज़ है जिसमें जो लीगेंड्स है उनको कैसे अरेंज किया गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या है, वो थोड़ा सा आगे देखते हैं कि क्या है। तो मैंने बोला था ना कि जो ये वाले लीगेंड है CN और CO स्ट्रॉन्ग लीगेंड है, विच मीन इनकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की एनर्जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा, इसीलिए स्ट्रॉन्ग लीगेंड होते हैं। तो एक सीरीज़ बनी हुई है, ये हमारे पास सीरीज़। ठीक है, ये है, देखो सबसे स्ट्रॉन्ग लीगेंड कौन सा हमारा CO, और सबसे वीक लीगेंड कौन सा है हमारे पास I नेगेटिव। तो यहाँ से इसको कैसे याद कर सकते हो, आएगी बारात सुन स्याने कल सीधा फरीदाबाद से, ओक्सो को H2 पीला, उठता हुआ अमीन मिलेगा इन नॉर्थ साइनिडो और कोलंबो में। देखो ये कुछ ट्रिक नहीं बन रही है, बट बार बार जब हम चीज़ों को पढ़ते हैं तो देखो आप इनका तो आपको आइडिया लग गया है, स्ट्रॉन्ग लीगेंड है। ठीक है, बीच में ना आपको इसका पता होना चाहिए, ईन कहाँ पे आता है, ईन भी स्ट्रॉन्ग लीगेंड की कैटेगरी में आता है। EDTA कहाँ आता है, ये भी स्ट्रॉन्ग लीगेंड की कैटेगरी में आता है। बाकी ये सारे देखो, ये सिंपल वाले क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, OH नेगेटिव, H2 नेगेटिव, ये थायोसाइनाइड, ये सारे क्या है, वीक लीगेंड। ठीक है, एक ना आपको यहाँ पे एक्सेप्शन बतानी है कि अगर आपके पास ये कॉम्प्लेक्स है, देखो CO NH3 6 टाइम इसके ऊपर आ गया 3 पॉजिटिव, तो कोबाल्ट है, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, एटॉमिक नंबर होता है 27, तो 27 इज़ 3d7 4s2 2 इलेक्ट्रॉन चलेंगे, 6 बचते हैं ना इसके पास, 1 2 3 4 5 6 ये। अब यहाँ पे NH3 है, तो आप बोलोगे मैंने बोला NH3 तो वीक लीगेंड है, वो पेयरिंग नहीं करेगा। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट नोट करके लिखना है, ये हर केस में अमोनिया जो है वो पेयरिंग नहीं करता है। इंपॉर्टेंट नोट करके लिखना है कि जब कोबाल्ट जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, तो जो अमोनिया है वो उसकी पेयरिंग कर देता है, विच मीन्स ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये खाली हो जाएगा, इसकी जो वो बनेगी हाइब्रिडाइजेशन D2sp2 बनेगी।
क्या बन जाएगी, और ये कैसा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ये हमारे पास इनर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अगर हम अपनी थ्योरी लगाते तो इसको आपने मार्क करके कहीं लिखना है, CuNH3 6 नेगेटिव को, ये हमारे पास क्या होता है, हमारा इनर कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे ये क्या करता है, हमारी पेयरिंग कर देता है, ठीक है, एक्सेप्शन करके लिखना है इसको। तो ये देखो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी की बात की जाए तो ये मैंने पीछे भी बताया था कि जो डी ऑर्बिटल है वो हमारे डीजेनरेट डी ऑर्बिटल है, वो क्या होते हैं, एज इट इज़ पड़े हैं, जिनकी एनर्जी सेम है। अब जो डी ऑर्बिटल है उनका शेप तो ऐसे होता है, देखो DXY का शेप ये है, DYZ का ये है, DZX, ये बिटवीन द एक्सेस है, और इनको T2G बोलते हैं क्योंकि ये 3 है, T2G, ठीक है। उसके बाद अगर हम इनकी बात करें, जो ये वाले लिगेंड है ये हमारे पास है ऑन द एक्सिस, और हम इनको EG बोलते हैं। तो जैसे ही मैंने पिछली थ्योरी में भी बताया था कि ये मेटल होती है हमारे पास, उसके बाद लिगेंड इनको अप्रोच करते हैं, तो जो लिगेंड है वो ऑन द एक्सिस आते हैं, तो वो जो लिगेंड है वो ऑन द एक्सिस आते हैं, तो लिगेंड के पास है इलेक्ट्रॉन, मेटल के पास भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनके पास भी इलेक्ट्रॉन, इनके पास भी इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होती है, तो जो ये T2G ये जो ऑन द एक्सिस वाले हैं, इनकी जो एनर्जी है वो क्या कर जाती है, इंक्रीज़, क्योंकि ये तो बिटवीन द एक्सिस है, इनकी एनर्जी कर जाती है डिक्रीज़, तो ये स्प्लिट हो जाता है ऐसे। ऑक्टाहेड्रल कैसे स्प्लिट हो जाता है, ऊपर चला जाता है EG लेवल और नीचे आ जाता है T2G लेवल, ठीक है, नीचे आ जाता है EG, ऊपर आ जाता है EG लेवल और नीचे आ जाता है T2G लेवल हमारे पास। ये जहाँ से स्प्लिट हुआ उसको बोला जाता है बैरी सेंटर, ठीक है। ये ऐसे बीच में से लाइन लगी होती है, ऊपर वैल्यू होती है कि ये जो ऊपर वाली वैल्यू है 0.6 होती है, या फिर इसको 3/5 भी लिख देते हैं। ये जो नीचे वाली वैल्यू है 0.4 होती है, तो या इसको हम लिख सकते हैं 2/5 भी लिख सकते हैं, दोनों वैल्यू सेम है, 2/5 और प्लस में 3/5, ऐसे करके वैल्यू हम लिखते हैं, ठीक है। ये बैरी सेंटर होता है, ये वैल्यू अलग अलग हमारे पास। अब ना यहाँ पे हमने कैसे डिसाइड करना है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या फिर वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये जो बीच वाली वैल्यू है ना, इसको बोलते हैं हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, CFC, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अगर हमारी जो पेयरिंग एनर्जी है, ये लिखा हुआ मैंने कि अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ग्रेटर देन हो जाएगी पेयरिंग एनर्जी थे, तो हमारी क्या हो जाती है, पेयरिंग। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा, देखो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा का मतलब है कि ये जो स्प्लिटिंग है ना, ये बहुत ज़्यादा होगी है, तो ये जो नीचे वाले इलेक्ट्रॉन है ना, नीचे वाले इलेक्ट्रॉन वो ऊपर जंप ही नहीं कर पाते हैं, तो अगर ऊपर जंप नहीं कर पाएंगे तो वो क्या कर देंगे, पेयरिंग ही करेंगे वो। तो विच मीन्स कि जब हमारे पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तब वो हमारा जो लिगेंड होता है वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड। जब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी लेस देन होती है, लेस देन मतलब कि हमारे पास ये गैप कम है, तो इलेक्ट्रॉन आगे जंप करके जा सकता है, वो पेयरिंग नहीं करेगा, उसको हम वीक फील्ड एनर्जी। तो पेयरिंग एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फोर्स द 2 इलेक्ट्रॉन इन वन ऑर्बिटल इज कॉल्ड पेयरिंग एनर्जी, पेयर करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, ठीक है, वो सारी। तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हमारे पास कौन से हुए, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गए जिसमें नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू। सिंपल बात है कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, जहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, उनको क्या बोला जाता है हमारे पास, उनको बोला जाता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और जहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड होंगे उनको बोला जाता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और अगर हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की बात करें तो हमारे पास डेल्टा टी, एक ना हमारे पास ये जो O वर्ड है ना, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल है ये, तो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में एक रिलेशन है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल 4/9 और फिर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल होती है हमारे पास, ठीक है। इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स लो स्पिन आर रेयरली ऑब्जर्व्ड बिकॉज देयर स्प्लिटिंग एनर्जी आर नॉट सफिशिएंट लार्ज फॉर पेयरिंग, कि इसमें लो स्पिन कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं, मतलब इन द सेंस ये पेयरिंग नहीं करता है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल में इसमें क्या होता है, T2G लेवल ऊपर जाता है और EG लेवल नीचे आता है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल में T2G लेवल ऊपर जाता है, EG लेवल नीचे आता है हमारे पास, क्योंकि इसमें जो लिगेंड है ना, टेट्राहेड्रल वाली बात में अगर हम बात करें, इसमें जो लिगेंड है वो ऑन द एक्सिस आता है, वो क्या आता है, ऑन द एक्सिस। तो अगर ऑन द एक्सिस आता है तो जो EG लेवल है वो ऊपर चला जाता है, T2G लेवल नीचे आ जाता है। और अगर रिलेशन की बात की जाए कि आपको ऑक्टाहेड्रल की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी दे रखी है, तो वो बोलेगा टेट्राहेड्रल की फाइंड करो, तो 4/9 इज़ द टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने डिस्कस करा अपना क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का, वो ख़त्म होता है यहाँ पे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का वो क्या हो जाता है, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना, ये कुछ एक क्वेश्चन लिखा था मैंने यहाँ पे, ये कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट है NaCl4 नेगेटिव, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड करने को आ गया आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फाइंड करने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करो, निकल है पहली बात, तो वीक लिगेंड तो पेयरिंग नहीं होगी, 2 नेगेटिव है 28 तो होता ही है, ऐसे में से दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए, यानी कि
D8, D8 कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 2, तो 2 फॉर्मूला क्या होगा? n इंटू में n+2, 2 2 4, 2 मल्टीप्लाई में 4 क्या आ जाएगा? √6, √6 विच मीन्स हमारे पास ये सॉल्व करके आ जाएगा, सॉरी √8 आया है ना, हाँ 2 इंटू में 4 8 आ जाएगा √8, तो √8 को हम लिख सकते हैं 2.8 समथिंग, क्योंकि √3 जो है वो सॉरी √9 जो है वो 3 के आसपास होता है, तो 8 इज़ 2.8 समथिंग हो जाएगा हमारे पास, 2.8 जो है समथिंग हो जाएगा। तो यहीं पे आपका जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो ख़त्म होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है चैप्टर वो ख़त्म होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मेन अपना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे और जो छोटी छोटी चीज़ें उन पे ध्यान देखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट करते हैं उस पर ध्यान रखना है, ठीक है। लिगेंड की जो वैल्यूज़ है उसको और नेमिंग वाला पार्ट जो है उस पर ध्यान रखना है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करते हैं, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है उस पर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।